video recording on. Good morning. बेसिकली जो आज का सेशन है वो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें हिस्ट्री आता है और एमपी के जो लोग मास्टर होते हैं। बेसिकली मेरे बहुत सारे वीडियोस अभी आने वाले हैं। हमारे पास कुछ नए ग्रंथ आ जाते हैं, नए सोर्सेज मिल जाते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन सोर्सेज को कन्वर्ट कर दें। कहाँ से कन्वर्ट करा जा सकता है, कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो खेल होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो आज जो मेरा काम है वो काम एक किताब का सेट है जो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य क्या है ग्रंथ अकेडमी की किताबें होती हैं। इसको लगाना, ये मेरा हाथ सही नहीं चल रहा, इसको लॉक करना और शाबाश, थैंक यू। तो वो अनफॉर्चुनेटली हिंदी में होती है और इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में समस्या एज यूजुअल रहती है। तो ये वाला जो काम है आज का, ये वाला काम आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये किताब का सेट है, ये भाग 2 है और बड़ी भारी किताब है। इसमें के 3 वॉल्यूम हैं मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के। हम लोगों की क्लास के अंदर अक्सर इसका ट्रांसलेशन चलता है। अभी मेरा मौर्यों का ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ट्रांसलेशन बड़ा टेढ़ा होता है हिंदी टू इंग्लिश। इस वजह से यहाँ समस्या आ सकती है आप लोगों को कि कंटेंट कहाँ है, कंटेंट कहाँ नहीं है। तो हिंदी मीडियम वालों के पास तो किताब अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं मार्केट में आराम से। हमारे पास इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग होते हैं, जो मेन बच्चे आते हैं हमारे पास, उनके साथ ये चीज़ रहती है कि ये मटेरियल उनको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको ट्रांसलेट करें, वहाँ से हम उसको उठाकर नोट्स बनाएं और फिर हम आपको वो दें। आज का जो काम है वो हमारा उसी किताब के ऊपर है जिस किताब के अंदर मैंने ये बात करी है, एंशिएंट मध्य प्रदेश वाली। वहाँ से ये निकलना है आपके लिए। तो पहली चीज़ बेसिकली जो मेरा पैटर्न है पढ़ाने का वो ये होता है कि आपको हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर जाके बात करते हैं। ग्रास रूट का मतलब हो गया कि जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये कंबाइन किया जा सकता है, इसके अंदर हमारी मेहनत कम हो सकती है, तो हम वहाँ से काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ होती है दैट इज़ योर मौर्यन हिस्ट्री। मौर्यन हिस्ट्री किस प्रकार से आगे बढ़ती है, जनरली क्या होती है। मौर्यन हिस्ट्री एक पार्ट बनता है, साथ ही साथ में हमारे पास दूसरा पार्ट बनता है जिसे हम कहते हैं मौर्यों के बाद शुंगास। नाउ मौर्य, इसका एक सेशन मैंने काफ़ी दिन पहले लिया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कौन कौन से क्या बोलते हैं सोर्सेज, किताबें कौन सी हैं जिन किताबों से हमको ये पता चलता है कि मौर्य हिस्ट्री क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री क्या है। तो ये वाला काम हम कर चुके हैं जिसके अंदर मैंने पर्शियन इन्वेजन की बात करी थी, ग्रीक्स जो आए थे उन तक बात करी थी। उसके बाद फिर हमने बात करी थी कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो आज हम जो शुरू करेंगे वो होगा हमारे एम्परर्स, यानी मॉडर्न एम्परर्स कौन कौन से थे। तो सबसे पहला एम्परर है सेंड्रोकॉट्स। कौन है, कौन है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करा करें। एक और चीज़ मुझे ये बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना है आप लोगों से। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, जिन लोग बाहर हैं और बाहर से आप लोग हमारे सेशंस अभी देखना चालू किए हैं, तो आप लोगों से एक निवेदन है कि हो सकता है पढ़ते पढ़ते आपके मन में भाव आए कि यार ये सेशन, इसमें ये डाउट है, तो आप बेहिचक होकर वहाँ कमेंट में आप लिख दें अपना डाउट। अगर हुआ तो आपके उस डाउट के लिए अगर लगा कि हाँ उसके लिए कोई सेशन की आवश्यकता है तो मैं कुछ सेशन ले लूँगा आप लोगों के लिए। अगर मुझे लगा कि वो डाउट वहीं सॉल्व हो सकता है तो मैं वहीं कर दूंगा। अगर हुआ कि कोई उसके लिए सपोर्टिंग वीडियो मिल सकता है तो मैं उसका सपोर्टिंग वीडियो आपको कमेंट में डाल दूंगा। तो इससे आपकी पढ़ाई जो आप रिवीजन हमारे साथ करना चाह रहे हैं उसके अंदर आपको एक और सपोर्ट मिल जाएगा। सिर्फ देखो मत, सवाल भी पूछो, डाउट्स भी पूछो, तो मज़ा आएगा। ठीक है, इसकी एक हाईलाइट बना देता हूँ। हाँ, ओके। सेंड्रोकॉट्स, चंद्रगुप्त मौर्य। अब एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखिएगा कि विलियम जोन्स सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस नाम को प्रूव किया था। इनका एक और नाम मिलता है एंड्रोकॉटस।
तो एंड्रोकॉटस दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 बीसी माना जाता है। 322 से 298 बीसी कम होता हुआ चलता है क्योंकि बीसी की बात है, या 324 से 300 बीसी। तो 2 साल का हेर फेर आता है डेटा के अंदर। सो हमें नहीं पता कौन सा डेटा सही है क्योंकि आप तो वहां नहीं थे, तो क्या मैं था? ऐसे देखते हो तुम लोग। इसका जो साम्राज्य था अपने पीक पर, पीक का अर्थ हो गया सर्वाधिक एक्सटेंट के ऊपर, पर्शिया की बॉर्डर से लेकर, पर्शिया यानी ईरान की बॉर्डर, उस समय का पर्शिया, आज की ईरान की बॉर्डर मत समझिएगा, उस टाइम के पर्शिया की बॉर्डर से लेकर पश्चिम बंगाल तक था, और कश्मीर नॉर्थ से लेकर मैसूर साउथ तक था। ये इसके अंदर जो कश्मीर वाला हिस्सा है, इसके बारे में कहा जाता है ये अशोका कॉन्कर करेगा। कलिंग वाला क्षेत्र भी अशोका कॉन्कर करेगा। अधिकतर जो कॉन्क्वेस्ट होंगी वो चंद्रगुप्त मौर्य की होंगी। अब चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर एक रफ पेज लीजिएगा, जिस पेज के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स जो बोलते जा रहे हैं उनको आप ब्रीफ में याद करने के लिए लिखते चलेंगे। सबसे ऊपर की 3 लाइनें आप छोड़ देंगे जिसके ऊपर ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन के बारे में कि चंद्रगुप्त वो मौर्य का वंश क्या था, किस किताब में क्या लिखा गया है, 2-3 लाइनें आप छोड़ देंगे। उसके बाद सर्वप्रथम नाम डालेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का, बीच में लिखिएगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मत लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा बीच में लिखें। 2 पेज को ओपन करके बीच में लिखा करिए, या चाहे लेफ्ट साइड के या राइट साइड के जो बॉर्डर होती है। तो हमारे पास 2 पेज शीट मिल जाती है, 2 पेज स्प्रेडशीट मिल जाती है, जिसको रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। सो चंद्रगुप्त मौर्य आखिरी धनानंदा नाम के जो नंद वंश के राजा थे उनको हटा देते हैं और राजा बनते हैं, मगध के राजा बनते हैं। पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मौर्यन एम्पायर जब ये बन जाता है तो इनकी टक्कर में, इनके पश्चिम में मैकेडोनियन एम्पायर आ चुका था, क्योंकि अलेक्जेंडर के अटैक के बाद, जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम चर्चा कर ली थी, अलेक्जेंडर की लड़ाई के पश्चात ये काम हो रहा है। तो अलेक्जेंडर ऑलरेडी उस क्षेत्र के ऊपर विजयी हो चुका है, और ये भी बता दिया था कि इंडिया के अंदर वो किस किस को अपना साम्राज्य सौंप के गया था। चंद्रगुप्त के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अलेक्जेंडर को विजिट किया था, और अलेक्जेंडर उससे थोड़ा सा चिढ़ खा गया था और उसने उसकी हत्या करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन चंद्रगुप्त भाग गया वहां से बच के, और चाणक्य की मदद से एक आर्मी को खड़ा करता है। और जब ये खड़ा कर देता है तो इसके अंदर इनके एक राजा का नाम मिलता है जिन्होंने इसकी सबसे पहले सपोर्ट किया था। तो चंद्रगुप्ता के साथ पहला नाम कौन सा मिला तुमको? तो राइट हैंड साइड वाले पेज के अंदर लिखना है कि एसोसिएटेड पर्सन कौन कौन से मिलते जाते हैं, ये तरीका है। तो सबसे पहला चाणक्य हो गया, दूसरा नाम आता है परवर्तका। परवर्तका ये ग्रीक से लिबरेट होना चाहता है, उसकी मदद करता है और ये वहां से जीत जाता है। तो 321 बीसी या 323 बीसी के आसपास वाला काम था, लेकिन अल्टीमेटली ये सक्सीड होता है 317 बीसी में। लगातार लड़ाइयाँ करता है। 317 बीसी के अंदर ये पंजाब और सिंध के ऊपर कब्जा कर चुका था। अब जो इंडियन क्षत्रप थे, क्षत्रप का अर्थ था जो अलेक्जेंडर यहाँ अपने गवर्नर बना के गया था, वो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, वो आज़ाद होना चाह रहे थे ग्रीक रूस से। इसी बीच में एक फिलिपस थे, फिलिपस नाम के एक गवर्नर हुआ करते थे, उनका असैसिनेशन हो जाता है। ये इंडस वैली के गवर्नर थे 325 में। 323 बीसी में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। 323 बीसी में जब अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है तो पश्चिमी ग्रीक एम्पायर वीक हो जाता है। इसी बीच में एक राजा बनता है इस इलाके का, सेलिकस निकेटर। बेसिकली ये सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे महत्वपूर्ण जनरल था अलेक्जेंडर का। ये ईस्टर्न हिस्से में, इंडिया के वेस्ट था, ग्रीक ईस्ट था, मैंने गलत बोल दिया, वेस्टर्न ग्रीक, इंडिया का वेस्ट, ग्रीक एम्पायर का ईस्ट। अब इसके अंदर 305 बीसी में युद्ध होता है, तो अगला नाम क्या मिला? सेलिकस निकेटर। अब उसके आगे डैश करके लिखोगे 305 बीसी। और ये लड़ाई हुई थी इनकी इंडस नदी के किनारे। यहाँ पर एक ग्रीक राइटर है, ब्रैकेट में लिखोगे वहीं पर, उसी युद्ध के बारे में ब्रैकेट में लिखोगे अपियानुस, APIYANUS, एपियानुस नाम के ग्रीक राइटर हैं जो इसके बारे में बताते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि मौर्यों ने सेलिकस निकेटर को हरा दिया था, और यहाँ इसका जो एम्पायर है उसका नाम पड़ता है सेल्यूसिड एम्पायर। 304 बीसी आते आते सेलिकस अपनी टेरिटरीज को सौंप देता है, और वो टेरिटरीज थी अफगानिस्तान,
कांधार का उस टाइम पे नाम था अराकोसिया, ARACHOSIA, अराकोसिया। हेरात एरिया का नाम था ये ARIA। काबुल इसका नाम था पैरोपानीसेड, PAROPANISAD। और साथ ही साथ में बलूचिस्तान का उस समय का नाम था जेड्रोशिया। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य की जो साम्राज्य था वो फैल जाता है कहाँ तक, पर्शियन एम्पायर तक। और बदले में इसने दिया था 500 हाथी। और ये 500 हाथी लिखता है प्लूटार्क नाम का राइटर है। वहाँ पर अगला नाम तुम्हें प्लूटार्क मिल गया, तो ये भी राइटर आ गया। और ये भी कहा जाता है कि सेलिकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया था, तो मैट्रिमोनियल अलायंस भी आ जाता है। और फिर सेलिकस निकेटर यहाँ से चला जाता है एंटिगोनास के साथ युद्ध करने के लिए। सेलिकस निकेटर अपना एक अम्बासडर कार भेजता है। एम्बेसडर कार सफ़ेद रंग की आती थी, नेता लोग चलते थे उस, वो आई तब। हंसते हो यार तुम लोग। एम्बेसडर भेजता है मतलब अपना राजदूत भेजता है, जेको नाम तो मेगास्थनीज, और इसकी किताब को नाम है इंडिका। तो सेलिकस निकेटर के ही आगे लिखना मेगास्थनीज एम्बेसडर। तुमने ना नीचे नीचे लिख दिया है, वो 3 मार्कर या 5 मार्कर वाला आंसर बनवा रहा हूँ, तुम्हारा यहीं के ऊपर काम हो जाएगा। ये फैक्ट इकट्ठे करने का तरीका है। मेंस तो देनी है ना, कितने %? बस 100%। सिर्फ नहीं होता। अच्छा, वो शर्मा के बोलते तुम लोग यार। इसके बाद के इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं मिलते। यहाँ पर अगला नाम लिखिएगा रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन। रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन जूनागढ़ का ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था पुरुगुप्ता। वह सौराष्ट्र के ऊपर राज करता था, गवर्न करता था, और उसने एक लेक को बनवाया था जन सेवा के लिए। तो ये गुजरात वाला पार्ट भी आ जाता है। देन चंद्रगुप्त की साउथ इंडिया में तमिल टेक्स्ट में थोड़ा सा हिंट मिलता है कि उसने वहाँ पर लड़ाइयाँ करी थी। तो ये है बेसिकली चंद्रगुप्त के बारे में, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं और भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले जाते हैं। और उस जिस हिल के ऊपर वो जाके रहते हैं उसका नाम था चंद्रगिरी। और वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था, इलाके का नाम था चंद्रगुप्ता बस्ती, चंद्रगिरी हिल, श्रवण बेलागोला। यही श्रवण बेलागोला में एक स्टेचू है जिसे कहा जाता है गोमटेश्वर का स्टेचू। बेसिकली ये ऋषभनाथ जी के पुत्र हैं और ये है कायोत्सर्ग मुद्रा में, कायोत्सर्ग मुद्रा में। और यहाँ पर जैन टेक्स्ट के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना ले ली थी। संलेखना का मतलब है फास्ट एंड टू डेथ। ये एक रिलीजियस मेथड होता है जिसके अंदर हम मेंस में जब पढ़ते हैं तब हम जैनिज्म के बारे में इस चीज़ को पढ़ते हैं। इनके पुत्र का नाम था अमित्रोक्रेट्स, माद्रासर या सिंहासेना या बिंदुसारा। 300 से 273 BC या 298 से 273 BC तक, ईसा पूर्व तक ये रहे हैं। वायु पुराण इन्हें चंद्रगुप्त का पुत्र बताता है और इनका जो पुत्र था वो था अशोक। अशोक इस समय पर खासाज जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे उसकी राज को जीत कर आता है। और इसी समय तक्षशिला के जो लोग थे वो रिवोल्ट कर देते हैं। अशोका को भेजा जाता है, अशोका वहाँ पर रिवोल्ट को सप्रेस कर देता है। और उस समय जो पश्चिम में ग्रीक्स थे उन्हें कहा जाता था हेलेनिस्टिक ग्रीक्स। तो देखिए सबसे पहले मैकेडोनियन के बाद सेल्यूसिड के बाद हेलेनिस्टिक। ये तीनों कहाँ आ गए? तीनों ग्रीक हैं, लेकिन वो डायनास्टीज उधर बदलती जा रही हैं तो इधर नाम बदलते जा रहे हैं। एंटियोकस सीरिया का राजा था इस समय। ये डेमाकस नाम के एक व्यक्ति को एम्बेसडर कार में बिठाकर भेजता है और वो बिंदुसार के कोर्ट में थे। तो ये नाम अक्सर आपको नहीं प्राप्त होता है। अगला नाम बिंदुसार लिख लिया ना आपने, शाबाश। अब इसमें इन्होंने मांग रखी थी डेमिकस के साथ कि आप हमें दारू भेजें मीठी वाली, हमें फिग्स भेजें, फिग यानी अंजीर, और हमें सोफिस्ट्स भेजें यानी फिलोसोफर्स। तो बिंदुसार ने अंजीर और दारू तो भेज दी और उसने बोला कि पहले फिलोसोफर्स जो होते हैं वो भेजने के लिए नहीं होते,
फिलोसोफर्स हमने भेजेंगे। अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है अलेक्जेंडर लेकर गया था तक्षशिला से कई फिलोसोफर्स अपने साथ, और इन्होंने आजीविका सेक्ट को पैटर्नाइज किया था। ये बहुत ब्रीफ में बातचीत हो रही है, यहाँ जगह छोड़ के चलना, क्योंकि मैं इसको एमपी के हिसाब से उस किताब से खोलूँगा, उसमें हिस्ट्री बड़ी है। एकदम खिचड़ खिचड़ मत करना, तो कोशिश करना खुले खुले में लिखो। अब इसके बाद में जब पता चलता है कि बिंदुसार की डेथ होने वाली है, तो इनमें वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। अशोका सेकंड नंबर का प्रिंस था, तो कहा यह जाता है कि अशोका ने हत्या करी अपने 99 भाइयों की, और उनका एक मिनिस्टर हुआ करता था बिंदुसार का, जिनका नाम था राधागुप्ता। इन्होंने इसके अंदर मदद करी थी, और बाद में ये पूरा इलाका, देखो लिंक चली, ओके वापस आ गई लिंक। इन्होंने ये पूरा इलाका कैप्चर किया था। अब अगला नाम जो हमारे पास आता है वो है अशोका द ग्रेट का। अब अशोका द ग्रेट की ये वाली कहानी तो हम पहले भी पढ़ के सुना चुके हैं आप लोगों को। अशोका जो नाम है, ये नाम थोड़ा सा ऐसा था जिसको हम ऑब्सक्यूरिटी में कहते थे, यानी कि समय के साथ जो इतिहासकार हैं वो इसको एक सिंपल राजा माना करते थे, जब तक कि इसके नाम को सही तरीके से डिनोट या डिकोड नहीं किया गया कि यही वो व्यक्ति है। पुराणों के अंदर इसका मेंशन बहुत कम मिलता है, इसी वजह से ये थोड़े से ऑब्सक्योर्ड थे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने एक इंस्क्रिप्शन जो ब्राह्मी में लिखा हुआ था उसको डिसिफर किया, और वहां उन्हें पता चलता है कि एक नाम मिलता है देवनाम पिया प्रियदासी। एक और इंस्क्रिप्शन जो 1915 में मिलता है उसमें लिखा होता है अशोका पियादासी। तो इससे पता चल जाता है कि पियादासी जो है वो अशोका है। और श्रीलंका के एक क्रॉनिकल है महावंसा, जो महायान बुद्धिज्म को डिनोट करता है, उसमें भी ये चीज़ आती है। सो अशोका नाम आता है मस्की माइनर रॉक एडिक्ट के अंदर। देवनाम पियाज अशोका राजा, ये गुर्जरा माइनर एडिक्ट में नाम आता है, माइनर रॉक एडिक्ट के अंदर। पियादासी राजा, ये बाराबार रॉक में मिलता है, बाराबार केव में। पियादासी कांधार मेजर रॉक में मिलता है। अशोका मौर्य रुद्रदमन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में मिलता है। देवनाम पिया पियादासी अशोका दी ग्रेट। इनका टाइम पीरियड है 268 से लेकर 232। तुम जो फर्स्ट लाइन में लिख रही हो उसके ऊपर जगह नहीं छोड़ी, वहां 2 लाइनें लिखने की जगह होनी चाहिए। H.G. वेल्स एक हिस्टोरियन हुए हैं, वो कहते हैं कि ये ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स थे जिनके अंदर दुनिया में उस समय कोई पैरेलल नहीं था, इनके कैरेक्टर के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए और आइडियल्स के लिए, जिससे उन्होंने राज किया। भूतपूर्व ये गवर्नर रह चुके थे बिंदुसार के समय पर तक्षशिला और उज्जैनी के। इन्होंने कलिंगा को जीता था और अपनी बॉर्डर्स को पूर्वी तट पे सुदृढ़ किया था। इन्होंने जब अपने भाइयों के साथ युद्ध किया था तो इसका बड़ा भाई था सुसीमा, उसकी हत्या करी थी और बाकी सारे भाइयों की हत्या करी थी, और सिर्फ एक को छोड़ दिया था जिनका नाम था तिस्सा। 273 BC ये राजा बनते हैं। इनका क्राउनिंग होता है 269 BC में, काफी समय बाद होता है, हो सकता है उस समय तक वॉर चल रही हो। 266 BC के अंदर ये पूरी तरह से यूनिफाई कर चुके थे, बॉर्डर इनकी अफगानिस्तान ईरान तक चलती थी। 265 BC ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कलिंगा का युद्ध होता है, अशोका और किंगडम ऑफ कलिंगा। कलिंगा के युद्ध के पश्चात ही सारा खेल होता है, जिस समय पर उनको ये लगता है कि मैंने क्या कर दिया है। और इस समय एक बुद्धिस्ट मंक इन्हें मिलते हैं जिनका नाम था उपगुप्ता। नाम आया, पहला नाम आया था राधागुप्ता का, दूसरा नाम आया उपगुप्ता का, और इसकी वजह से उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। वहीं पे अडॉप्टेशन नहीं है, क्योंकि उनके जो माइनर एडिक्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि 2 साल और कुछ दिन इससे मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, मैं एक प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट हूँ, प्रोफेस करता है बंदा अपने आप को। देन अब आप सोचिए, सबसे पहला राजा इनमें जैन, दूसरा आजीविका को पैटर्नाइज कर रहा, तीसरा बुद्धिज्म। अब यहाँ पर जो कॉन्क्वेस्ट हो जाता है इनका, उसके बाद में इनका जो ये चेंज आता है, तो ये सबसे पहले अपने पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं। बड़े आराम से कहा जाता है राजपाट करने के लिए भेरी घोष चाहिए, यानी ढोल नगाड़े बजाते हुए आप जाइए और युद्ध करिए और जीत कर आइए। लेकिन ये उसको बदल देता है भेरी घोष को धम्मा घोष से, और भी बहुत सारे रिप्लेसमेंट हैं जिसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे कभी। अब इसके बाद अशोका अपना रिलीजियस इंटॉलरेंस को बताता है, इंटॉलरेंस नहीं टॉलरेंस को, यानी सहिष्णुता।
फिर ये एनिमल राइट्स देता है, हॉस्पिटल्स बनाता है, अपने लोगों को इक्वल की तरह बराबरी में रखता है, कोई से भी कास्ट, कोई से भी क्रीड हो, और नॉन वायलेंस और रिपब्लिकनिज्म को प्रमोट करता है। अशोका ने इडिक्ट्स बनवाए हैं। बेसिकली इडिक्ट्स इंस्क्रिप्शन ही होते हैं लेकिन लॉज के तौर पे होते हैं, और इन्हें ब्राह्मी में लिखा गया है अधिकांशतः। इसका मेरा एक बहुत बड़ा लेक्चर है जो अभी आने वाला है, नियर फ्यूचर में आ गया होगा एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, मौर्य तक वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वो अशोकन एडिक्ट के ऊपर ज़रूर देखिएगा। वहाँ आपको सारा क्लैरिटी आ जाएगा। चाहे आप यूपीएससी भी देखना चाहें तो वो आप उसके लिए फ़ायदेमंद है, यूपीएससी के लिए। ओके, 232 बीसी में अशोका की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर इनके पुत्र रहते हैं कई सारे, उनमें आपस में बंटवारे हो जाते हैं। एक पुत्र तो महेंद्र बुद्धिस्ट हो जाता है, चला जाता है। एक पुत्र की पहले ही डेथ हो चुकी होती है, तो बंटवारे हो जाते हैं, और जो बहुत बड़ा मासिव मौर्यन एम्पायर था वो टूट जाता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कुणाल नाम का राजा बनेगा वो जैन का गवर्नर था और उसकी आंखें फोड़ दी थी। कुणाल दी अंधा, कुणाल दी ब्लाइंड। ये कहानी यहाँ नहीं है, मैं उसके बारे में बात बता दूंगा। तो अब यहाँ पर कुल मिला के जो राज है, बाद का जो राज शुरू होता है वो 47 वर्ष का राज रहता है। अब यहाँ पर आपको दो हिस्सों में इसको बांटना है, एक है पश्चिमी और एक है पूर्वी, उत्तर और पूर्वी। कुणाल वेस्टर्न पार्ट ऑफ एम्पायर संभालता है। ये पद्मावती रानी से पुत्र था अशोक का, माँ का नाम था उसका पद्मावती। संप्रति इसके बाद राजा बनेगा 224 से 215 बीसी। संप्रति 224 से 215, संप्रति जैनिज्म अडॉप्ट कर लेगा। इसके बाद में दशरथ राजा बनते हैं। दशरथ वहीं पे रहते हैं अपने पूर्वी क्षेत्र में, 232 से 224 बीसी। ठीक है, तो पूर्वी ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर मैंने उसको हाईलाइट नहीं करा है नोट्स के अंदर, अगर पुराने वाले नोट्स हैं तुम्हारे पास तो। फिर सालासुका इसका राजा रहता है, सालासुका या सालिसुका, ये संप्रति का बेटा है। संप्रति का बेटा है, 215 से 202 बीसी तक बनता है। उसके बाद राजा बनता है देववर्मन 202 से 195 बीसी। इसको सोमवर्मन भी बोलते हैं, और ये सालिसुका का बेटा है। उसके बाद में सताधर्वन राजा बनता है 195 से 187 बीसी, 195 से 187 बीसी तक। और लास्ट राजा जो हमें पता चलता है उसका नाम था बृहद्रथ, 187 से 185 बीसी तक। और इसकी हत्या उस समय उनके जो ब्राह्मण सेनापति थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, वो राजा बनते हैं, और यहाँ से शुरू होगा शुंग वंश। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला एक ब्रीफ लेआउट कि कौन क्या था, किसने क्या किया था, मेजर इंसिडेंसेस। यहाँ पर 90% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इनमें अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ये एक लेवल क्रिएशन होता है कि बेसिक आउटले आपको इस तरह से लेना है। हिस्ट्री को जब भी आप पढ़ते हैं, बिल्कुल बिगिनर तौर पे जब आप पढ़ रहे हो ना, तो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। आप किचिड़ पिचिड़ करके नोट्स कभी मत बनाओ, खुला खुला बनाओ, भले पेज 2 ज़्यादा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पेज का अप्रोच जो सिखाया है तुम्हारा दिखाना, मैं इसमें दिखाऊंगा। हमारी क्लास के अंदर हम 2 पेज अप्रोच ऐसा रखते हैं। देखो मैं आपको किस नाम से पुकारूं, इतना लंबा नाम है श्रीमान आपका। हाँ, फन एंड मस्ती विद अर्नव जी। अर्नव गोस्वामी जी तो नहीं है, तो फिर मैं वो थोड़ा तमीज से बात करूंगा। ओके, अब अगला जो पॉइंट यहाँ पर आता है, इसके अंदर आपको पेज बदल देना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिस क्वेश्चन को हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं प्री में आने के लिए। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि इस समय एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी बदली सी नज़र आएगी। एक आध क्वेश्चन की उम्मीद है। जो क्वेश्चन एंशिएंट से आने की संभावना ज़्यादा है वो AIKT से, और मतलब एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, जिसे हमने कंसेप्ट और आइडियाज़ नाम दिया हुआ है, हमने नहीं दिया, उन्होंने दिया है। सो अशोका का धम्मा क्या कहता है? अशोका का धम्मा बुद्धिस्ट धर्म से अलग था। इसके अंदर टॉलरेंस था, और साथ ही साथ में मोरल और एथिकल कंडक्ट थे सब लोगों के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। ये राजा के हिसाब से इथिकल कंडक्ट्स दिए गए थे, और ये जो इथिकल कंडक्ट्स है इनकी वजह से अशोका को महान कहा जाता है। कलिंगा के युद्ध से उसे महान नहीं कहा जाता। ओके, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था, टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर, यानी सामाजिक व्यवस्था को बरकरार रखना,
और साथ ही साथ में मौर्यन एम्पायर को उसके फैलाव में मदद करना। अब इस समय की जो पॉपुलेशन थी वो हेट्रोजीनस हो चुकी थी, अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे, डाइवर्स थी, मल्टीलिंगुअल थी। आप वहाँ चले जाइए, बलूचिस्तान बलूची बोली जाती है, एक द्रविड़ भाषा भी बोली जाती है वहाँ पे, ब्राहुई। अगर आपको नहीं पता है तो जो सबसे वेस्ट में द्रविड़ भाषा मिलती है वो है ब्राहुई, वो भी इनके पास थे। देन ग्रीक लोग थे इनके पास, इन लोगों के पास पर्शियन लोग थे, और सारी ट्राइब्स थी, साउथ इंडिया तक था, ईस्ट में था, कश्मीर था, तो डाइवर्स नेशन था इनके पास। कह सकते हैं कि ये फर्स्ट इंस्टेंस है जिस समय लॉज को लिखा जा रहा था इंडिया के अंदर कॉमन पब्लिक के लिए। अब ये क्या करता है, ये अपने कुछ लोगों को बुद्ध धर्म के प्रोपोगेशन के लिए स्पॉन्सर करके भेजता है। तो श्रीलंका में सिलोन नाम का स्थान है, सिलोन यानी श्रीलंका, यहाँ पे इसका बेटा और बेटी गए थे, महेंद्र और संघमित्रा। इनकी माँ का नाम था श्रीदेवी, और ये माँ जो थी ये विदिशा की रहने वाली थी। इन्हें महादेवी भी बोला जाता है कई बार। आकृति है वो, किससे लॉगिन किया है आज? फाइनल बेटे का नाम है क्या? ओके, अगला यहाँ पर ये अपने साथ में ओरिजिनल पीपल ट्री का एक पौधा लेकर गए थे। चलिए कोई बात नहीं। जिसके उस पेड़ के नीचे बुद्धा को एनलाइटन मिला था, बोधिसत्व की प्राप्ति जिस पेड़ से हुई थी, वो पेड़ वो ब्रांच वहाँ लेकर गए थे। उसके बाद स्वर्ण भूमि भेजा था थाईलैंड और म्यांमार वाले इलाकों को, सोना और उत्तरा को। कश्मीर और गांधार भेजा था मध्यंतिका को। मैसूर भेजा था महादेवा को। नॉर्दर्न गुजरात, कठियावाड़, कच्छ और सिंध वाले इलाके में भेजा था योना धम्मारा खिता को। अब एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जब बुद्धिज्म फैलने जा रहा था तो हर प्लेस रिसेप्टिव नहीं थी लोगों के लिए। तो बाद में जो इनके वंशज हुए हैं अशोका के, वो पैट्रोनाइज करेंगे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, वो कंडीशंस ऐसी क्रिएट करेंगे कि वहाँ बुद्धिज्म फ्लरिश हो सके। देन नॉर्दर्न गुजरात हो गया, योना धम्मारा खित्ता। देन महाराष्ट्र रीजन के अंदर महाधम्मारा खिट्टा, और हिमालयाज में मज्जिमा को भेजा गया था। अशोका की जो हिस्ट्री है उसको उनके इंस्क्रिप्शन के साथ मिला के बनाया जाता है। इंस्क्रिप्शन रॉक्स में मिलते हैं, केव्स में मिलते हैं, केव्स की वॉल्स पर, पिलर्स में मिलते हैं। टोटल 33 इडिक्ट हैं, 39 इंस्क्रिप्शंस हैं। ये लिखा है आर.एस. शर्मा जी ने उनकी किताब में, जो 47 जगहों के ऊपर हैं। 6 अफगानिस्तान में अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं। 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है, प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक। इनके अंदर ये 3 भाषाएं हैं, स्क्रिप्ट नहीं, पहले मैंने स्क्रिप्ट बोल दिया, 3 भाषाएं हैं, 3 लैंग्वेजेस हैं, प्राकृत, ग्रीक और अरामाइक। और 4 तरह की लिपि यानी स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। प्राकृत को ब्राह्मी में लिखा गया है, जिसको धम्म लिपि भी बोला जाता था। खरोष्टी में लिखा गया है, और बाकी सारे ग्रीक और अरामाइक में लिखे गए हैं। जनरली प्राकृत मिलता है ब्राह्मी में लिखा हुआ। मॉडर्न डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारा टेरिटरी इसके अंडर में था। साथ ही साथ में ये इंस्क्रिप्शन जो हैं ये बुद्धिज्म को मेंशन करते हैं, गौतम बुद्धा को मेंशन करते हैं, सोशल और मोरल यानी सामाजिक और नैतिक मूल्यों के ऊपर बात करते हैं। यहाँ समझ में ये आना जरूरी है कि इडिक्ट क्या है और इंस्क्रिप्शन क्या है। इडिक्ट लॉ होता है या अनाउंसमेंट ऑफ अ लॉ होता है। सो इडिक्ट को इंस्क्राइब भी किया जाता है। तो अशोका के जितने इडिक्ट्स हैं वो सब इंस्क्रिप्शन ही हैं। तो इंस्क्रिप्शन है, और साथ में चूंकि वो लॉ का एक डिटेल देते हैं इसलिए उनको इडिक्ट कहते हैं। अशोकन एडिक्ट आर इंस्क्रिप्शन बट नॉट ऑल अदर इंस्क्रिप्शंस आर एडिक्ट्स। डिफरेंस उनका सब्जेक्ट मैटर में होता है। अब मेजर रॉक और पिलर एडिक्ट्स आते हैं। मेजर रॉक और पिलर एडिक्ट्स बेसिकली मोरल और पॉलिटिकल है। इसके अलावा माइनर एडिक्ट्स और भी दूसरे इंस्क्रिप्शंस हैं जिसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो यहाँ पर जो बात होती है मेजर रॉक और पिलर एडिक्ट का, ये लोग कभी भी बुद्धा को डायरेक्टली नहीं बोलते।
यानी रिलीजियस नेचर नहीं होता उनका, बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में भी डायरेक्टली बातचीत नहीं करते, लेकिन फिर भी ये लोग एक ऑर्डर में लिखे गए, ये सारे पॉइंट्स ऑर्डर में आते हैं और ये प्रॉपर बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, नॉन वायलेंस के बारे में बात करते हैं और जनरल कंसेप्ट ऑफ अशोकाज धम्मा के बारे में बात करते हैं। तो अशोका का जो भी धम्म है वो इन्हीं एडिक्ट से चलता है और ये मेंस का बड़ा भारी क्वेश्चन है और रेगुलरली पूछा जाता है। मेजर रॉक एडिक्ट्स 14 है और 2 अलग से मिलते हैं ओडिशा के अंदर, प्राकृत और ग्रीक में लिखे हुए हैं। मेजर पिलर जो है उसमें 7 एडिक्ट्स आते हैं, यानी एक खंबा है उसके ऊपर 7 ऑर्डर या 7 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं आज के वर्तमान के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन है वो खंबा उसका, अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग मिल जाता है। और जो पिलर एडिक्ट है 7 एडिक्ट, ये अशोका का जब रूल खत्म होने वाला था, अंत का समय था, उस समय लिखे गए हैं। तो 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो 8 जगहों पर मिलते हैं। 14 इंस्क्रिप्शन है, बेसिकली 14 इंस्क्रिप्शन है, सेट है पूरा, उसे हम कहते हैं एडिक्ट, ठीक है। और ये अलग अलग धम्मा के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। पहला बोलता है एनिमल सेक्रीफाइस का प्रोहिबिशन, दूसरा बोलता है आदमियों का और जानवरों का ट्रीटमेंट और मेडिसिनल हर्ब्स की फायदे, फ्रूट्स के फायदे और कुओं को खोदना। तीसरा बोलता है प्रादेशिका, राजुका और युक्ता, यहाँ पे इन लोगों के नाम ये ऑफिसर्स हैं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से उठ के। और इन लोगों को बोला है कि इंस्पेक्शन करने जाओ हर 5 वर्ष के अंदर, ये उनकी ड्यूटी है। और साथ ही साथ में धम्म का प्रचार करो, धर्म का नहीं, धम्मा का, सोशल एंड मोरल ऑर्डर। तो वो पूरा एक तरह से अब आप यहाँ देखेंगे तो अशोका बिकम्स अ समाज सेवी, राज मिल गया, अब वो धर्म का राज पॉजिटिव सेंस में लेकर आ रहा है। देन लिबरल एटीट्यूड रखिए ब्राह्मणों और श्रमणाओं के ऊपर। चौथा है भेरी घोष को रिप्लेस किया धम्म घोष से, और किंग अशोका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को देता है कि अब भेरी घोष नहीं होगा, अब तलवार से युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, अब जो युद्ध होंगे वो धम्म के होंगे, नॉट युद्ध होंगे, धर्म घोष होगा, धर्म को फैलाया जाएगा। देन छठा वाला जो है वो बोलता है मंत्री परिषद एंड ऑफिसर्स लाइक पुलिसानी एंड पति वेदकाज, दैट इज रिपोर्टर्स, इनके बारे में मेंशनिंग है। सातवां रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करता है, सभी धर्मों के, सभी संप्रदायों के बीच में, जनता के अंदर, सिर्फ किंगडम में नहीं बल्कि आसपास की जो किंगडम्स थी, चोलास, पांड्यास और एंटियोकस इन द नॉर्थ ईस्ट, उनके साथ भी। तो विदेशी नीति के ऊपर भी यहाँ बात करता है। आठवां है रॉयल प्लेजर टूर, ये पुराने समय में विहार यात्रा कहलाती थी, कहीं पे भी राजा जा रहा है मस्ती करने तो उसे कहते थे विहार यात्रा, उसको इसने रिप्लेस कर दिया और उसका नाम दे दिया धम्म यात्रा, यानी अब आप टूरिज्म के लिए जाओगे तो धम्म को फैलाने के लिए जाओगे। अशोका स्वयं से गए थे संबोधि, बोध गया, और 90 में ये क्रिटिसिज्म करते हैं यूजलेसनेस ऑफ वेरियस सेरेमनीज, यानी कर्म कांड के ऊपर इनका क्रिटिसिज्म है, और यहाँ पर वो धम्म को और मोरल कंडक्ट को एम्फेसाइज करते हैं। 10वां एडिक्ट बोलता है कि किंग की डिजायर अब नहीं है कि उसे प्रसिद्धि मिले, नो फेम नो ग्लोरी, ये उसका डिजायर था। 11th वाला है गिफ्ट ऑफ धम्मा बीइंग द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, यानी धम्मा का जो उपहार है वो सबसे अच्छा उपहार है, और पॉलिसी ऑफ धम्मा इज द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो, धम्मा की पॉलिसी को फॉलो करना, धम्म के पॉलिसी का हिंदी क्या है, धर्म नीति को फॉलो करना बेस्ट नीति है। धम्मा इंक्लूडेड गिविंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, यहाँ पे बात करी है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और अच्छा बिहेवियर रखें स्लेव्स के प्रति। स्लेव्स तो तेज बोलो ना, गुलाम उर्दू का वर्ड है, दासों के प्रति अच्छा व्यवहार करें। 12वां बोलता है इथिका महामत्ता, ये एक नाम आता है, ये वेलफेयर ऑफ विमेन के लिए बनाया गया था, तो विमेन डिपार्टमेंट वो बना चुका था, और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी अगर हम बोलें कि WCD डिपार्टमेंट जो है वो तब से बना हुआ है। और ये सिर्फ टॉलरेंस के बारे में ही बात नहीं करता है, बल्कि ये ऑनर, दूसरे लोगों की इज्जत करना और दूसरे लोगों के धम्म को समझने के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर ये सेक्युलर बन जाता है। देन अगला है 13वां है कलिंग वॉर का 261 BC, 9th ईयर ऑफ द कोरोनेशन ऑफ अशोका, इसकी वजह से अशोका का चेंज हो जाता है, और यहाँ पे शैवाइट अशोका, पहले शैविज्म को फॉलो करते थे, शैवाइट अशोका टर्न टुवर्ड बुद्धिज्म, और इन्होंने दिग्विजय को धम्म विजय से बदल दिया। तो मैंने 3 बदलाव बता दिए आपको। पहला है भेरी घोष, धम्म घोष से, दूसरा है विहार यात्रा, धम्म यात्रा, तीसरा है
दिग्विजय से धम्म विजय, ठीक है। और स्वॉर्ड यानी तलवार को रिप्लेस कर देना धम्म से, ठीक है। उसके बाद में 14 है जिसके अंदर 14th एडिक्ट बोलता है पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट, कि इन चट्टानों के ऊपर जो लिखा है उसका पर्पस क्या है, महत्व क्या है, तो वो भी इसी के अंदर है। उसी तरह से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें दी हुई हैं, वो सारी चीजें। 2 सेपरेट एडिक्ट मिलते हैं जिसमें एक है कलिंगा एडिक्ट धौली और जाऊगुड़ा का। इसके अंदर बोला है, अशोका बोलता है कि सारे पुरुष उसके पुत्र हैं, यानी उसकी प्रजा उसके पुत्र समान है, यानी ऐसा उसका बिहेवियर होगा। ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, तो उसका सेंस वो निकलता है कि मेरी प्रजा मेरी संतान जैसी है। देन अगला है हमारे पास कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, येरागुड़ी, जागुड़ा ओडिशा, धौली ओडिशा, थाना मुंबई, सोपारा गिरनार कठियावाड़, देहरादून कलसी पाकिस्तान, हजारा मानशेरा खैबर पख्तूनवा, इसमें खरोष्टी में लिखा गया है। फिर पाकिस्तान के पेशावर शहबाजगढ़ी खरोष्टी में है, और इसके अंदर गांधारी प्राकृत और संस्कृत है। खरोष्टी यूज करिए गांधारी प्राकृत और संस्कृत को लिखने में। फिर अबुगीड़ा टाइप है जिसमें सेगमेंटल राइटिंग सिस्टम है, और ये फर्स्ट एग्जांपल ऑफ राइटिंग है साउथ एशिया का। और कांधार को भी मेजर रॉक एडिक्ट माना जाता है। कुछ लोग मेजर रॉक एडिक्ट मानते हैं कांधार इंस्क्रिप्शन को, कुछ लोग नहीं मानते। तो ये हमारे पास हो जाते हैं एडिक्ट 14 का सेट पूरा अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ जगहों पे अलग अलग भी मिला है, तो ये कंप्लीट है। तो एडिक्ट का मतलब ये मत समझना कि 14 पत्थर है, पत्थर और ज्यादा है। 14 लॉज है, आर्टिकल 14 ये समझ लो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल है, तो अशोका के अब उन्होंने फिर एक और एक्स्ट्रा भी निकाला, पिलर एडिक्ट, खंबा खड़ा करेंगे। तो 7 मेजर पिलर एडिक्ट हैं, जिसमें से जो 6 पिलर हैं उसके अंदर सब 6 पिलर में सारे 7 एडिक्ट मिलते हैं। खंबे खूब सारे हैं, पिलर हटा दो तुम, अब वो आर्टिकल है, आर्टिकल टोटल 7 है जो खंबे पे लिखे मिलते हैं। ऐसा समझना, यही चीजें कंफ्यूज करती है। खंबे अलग अलग, खंबा किताब है, किताब किसी भी आ सकती है, कोई भी छाप सकता है, तो खंबा कहीं भी खड़ा हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। उस पर लिखा क्या है, तो उस पर जो 7 आर्टिकल्स लिखे हैं उन्हें हम बोलते हैं द 7 पिलर एडिक्ट। खंबे पे लिखे इसलिए पिलर नाम आ गया, तो वो एडिक्ट हो गए। 6 खंबे हैं जिनके ऊपर पूरे 7 लिखे हुए। ऐसे बहुत सारे खंबे हैं जिसपे कुछ नहीं लिखा है, ये भी याद रखना। खंबे 6 नहीं है, खंबे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि ये फिर यहाँ तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से चल रहा है, थोड़ी देर बाद ये जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में आ जाएगा। खंबा कैसा होता था, कहाँ से बनता था, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। लाइमस्टोन का बनता था, और सब सारे ये चुनार लाइमस्टोन से बने हैं। एक जगह बना के इनको अलग अलग जगह भेजा गया था, और ये अपेंडिक्स है रॉक एडिक्ट का। ने जो रॉक एडिक्ट मेन है, ये शेड्यूल है, आप समझ गए। तो मेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रॉक एडिक्ट्स हैं, और उसके बाद शेड्यूल बन गए हमारे, क्योंकि ये उसका अपेंडिक्स है, उसके साथ जुड़ा हुआ। अब ये क्यों आया ये भी बता देता हूँ। खंबे बाद में क्यों आए, इनका संबंध बड़ा अच्छा हो गया था ग्रीक से, इनके दादा का, इनके भी संबंध बने, इनके बाप के पास भी ग्रीक एम्बेसडर था, इसके भी संबंध थे, तो आना पर जाना लोगों का रहता था। तो जो पर्शियन एम्पायर था जिसे अलेक्जेंडर ने कॉन्कर किया था, उनका एक कैपिटल हुआ करता था परसेपोलिस, और परसेपोलिस के अंदर खंबों के ऊपर महल बने थे, बहुत बड़े बड़े खंबे। आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत ऊंचे खंबे हैं। तो खंबों को यूज करना परसेपोलिस से यहाँ पे सीख लिया होगा, कहीं लिखा नहीं, पढ़ने में आता है, लेकिन ये समझ में आता है कि इसके पहले तो खंबा मिल नहीं रहा, तो फिर अब कहाँ से आ गया खंबा। तो वहाँ से कोई लोग आ गए होंगे, स्कल्पचर बुला लिए होंगे, भाई बना दे। तो यहाँ से ये ओरिजिन होता है अशोकन का पिलर स्कूल ऑफ आर्ट, एक तरह से खंबा खड़ा करना। अब इसके बाद में जो पूरा 7 एडिक्ट हैं वो सिर्फ एक सिंगल पिलर में मिलते हैं, वो है मेहरौली का पिलर, दिल्ली वाला। दिल्ली का पिलर है जिसके अंदर पूरे के पूरे हैं 7, बाकी सब में 6 एडिक्ट मिलते हैं। और पहला बोलता है सोशल कोड, जैसे फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है, तो यहाँ सोशल कोड के बारे में बात है। दूसरा बात करता है धम्मा, जिसके अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ सिन हो, ऐसा धम्म जिसमें पाप सबसे कम हो, अलग अलग कर्मों के बारे में, कंपैशन दया के बारे में, प्यूरिटी और ट्रुथफुलनेस। तीसरा बोलता है सोल और सिन के बारे में, सोल यानी आत्मा और पाप उसके बारे में। चौथा ये भी राजुका के बारे में बात करता है।
पांचवा इसको बोला जाता है दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली टोपरा के अंदर मिलता है, जिसके अंदर एनिमल किलिंग की प्रोहिबिशन है, जो पहला एडिक्ट है। देन वेलफेयर ऑफ पीपल, छठा है वेलफेयर ऑफ पीपल। सातवां है धम्म महामात्रा। अब धम्म महामात्रा जो है वैसे भी वो 11वां है, 11वां है ना उधर नहीं, इज्जिका महामत्ता 12वां है, 5वां है धम्म महामात्रा, इसके अंदर है 7वां धम्म महामत्ता। अब कहाँ है ये समझ लीजिए और क्या क्या बोलते हैं। अब ये समझिए, ये तो हो गए मेजर। अब माइनर के बारे में बात कर ले थोड़ा सा। माइनर एडिक्ट को 3 हिस्सों में बांटा किया है। इसके अंदर जो सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं अशोका के, वो है जिसमें अशोका का व्यक्तिगत विवरण दिया गया है और थोड़ा सा उसकी समरी है धम्मा की। 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, प्राकृत, ग्रीक और अरामाइक। माइनर रॉक एडिक्ट 1 बोलता है कि अशोका बुद्धिज्म की तरफ धीरे धीरे आया है, एकदम से नहीं आया। 2 और आधा साल आफ्टर बिकमिंग अ सेक्युलर बुद्धिस्ट, बुद्ध शाक्य, सेक्युलर बुद्धिस्ट, बुद्ध शाक्य, और ये अपने आप को डिसाइपल ऑफ बुद्धा बताते हैं और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बात करते हैं। तो ये है माइनर रॉक एडिक्ट 1। माइनर रॉक एडिक्ट 2 बात करता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। माइनर रॉक एडिक्ट 3 संघ के बारे में बात करता है और फेथ बताता है अपना बुद्धा में, धम्मा में और संघ में, और 6 बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिए प्रमोशन करता है जो मंक्स के लिए, नन्स के लिए और जनरल लोगों के लिए होंगी। 6 किताबों को यहाँ मेंशन किया गया है। माइनर रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो अलग अलग जगहों से मिलते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर है बाहापुर, साउथ दिल्ली के अंदर माइनर एडिक्ट 1 मिलता है। इसमें सिर्फ एमपी में 3 है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुर्जरा दतिया का, सारूमारू पानगुरारिया सीहोर का, रूपनाथ कैमूर हिल्स है जबलपुर का। जो गुर्जरा वाला है वो पहला है नाम, फर्स्ट यानी फर्स्ट एडिक्ट है, और नाम के साथ टाइटल का इस्तेमाल किया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ लिखा है देवनाम पिया दासी अशोका राजा, देवनाम पिया दासी अशोका राजा। सेकंड वाला जो सारूमारू का है ये फर्स्ट ओनली है, ये कमेमोरेटिव है कि अशोका यहाँ आए थे अपनी साथी के साथ, संगिनी के साथ। रूपनाथ के अंदर फर्स्ट ओनली है, इसके अंदर लिखा है कि 2.5 साल और मैं बुद्धिज्म की तरफ जा रहा हूँ, मैं ओपनली एक शाक्य हूँ। कर्नाटका में 7 जगह पर मिलते हैं। उदयकोलाम दैट इज बेल्लारी कर्नाटका, इसमें माइनर 1 और माइनर 2 लिखा हुआ है। नित्तूर कर्नाटका माइनर 1 और माइनर 2 शेड्यूल लिखे हुए हैं, दैट इज शेड्यूल। देन सिद्धापुर ब्रह्मगिरी कर्नाटका 1 and 2, ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग कर्नाटका 1 and 2, जतिंगा रामेश्वरा नियर ब्रह्मगिरी कर्नाटका 1 and 2, देन पालकी गुंडू गवीनाथ कोप्पल कर्नाटका सिर्फ 1, और मास्की रायचूर कर्नाटका 1 ओनली, इसमें भी मिलता है देवनाम पिया अशोका, और फिर मिलता है 2.5 साल, और फिर ये जो एसोसिएशन है देवनाम पिया अशोका का वो यहाँ कंफर्म हो जाता है। आंध्र प्रदेश के 2 हैं, अब ये एग्जैक्ट पुराने नोट्स हैं, तो अब ये आंध्र प्रदेश में है कि तेलंगाना में है। राज्य मुंदागिरी ये पट्टिकोंडा कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, इसमें सिर्फ 1 मिलता है। येरागुड्डी गुट्टी ये गुंटकल अनंतपुर के पास में है, 1 and 2 मिलता है। बिहार में 1 मिलता है, सासाराम रोहतास बिहार। अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, उन क्षेत्रों में है जहां इसका डायरेक्ट रूल नहीं है। बिहार के अंदर 1 ही है, वो गढ़ है उसका, बिहार 1, सासाराम रोहतास बिहार सिर्फ 1 मिलता है। और फिर इसमें आगे लिखा हुआ है एंड वेयर देयर आर स्टोन पिलर्स हियर इन माय डोमिनियन देयर आल्सो कॉजेज टू बी ग्रेव्ड। जहां जहां स्टोन पिलर्स हैं उन पे भी ये लिखना है। यहाँ इसने ओरिजिन डाल दिया, बाद में वो मर गया तो लिखा नहीं होगा, भाई लिखने वाला जाएगा, जब राजा ही नहीं रहा तो क्या लिखने जाएगा। इट वॉज नॉट ईजी टास्क है। यहाँ व्हाट्सएप कर अमेरिका में फौरन आ गया, वो उठाया वीडियो कॉल लगा ली, देख लिया। राजस्थान में 2 मिलते हैं, बैरट राजस्थान का जिसमें 1 ओनली है, बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर लिखा है, और फिर एक और है कलकत्ता बैरट। ये बेसिकली इसको कलकत्ता बैरट इसलिए बोलते हैं कि मिला तो बैरट राजस्थान में से था, इसको भाभरू या भाभरा एडिक्ट भी बोलते हैं, और इसको बाद में कलकत्ता ले जाया गया। 1840 में इसको कलकत्ता लिखा, और इसके अंदर माइनर एडिक्ट नंबर 3 है, इसी के अंदर है माइनर एडिक्ट नंबर 3। और यहाँ लिस्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स है जिन्हें बुद्धिस्ट मंक्स को पढ़ना है, तो वो राजस्थान में लिखा था ओरिजिनली भाभरू में। इसके बाद में इसका उत्तर प्रदेश में 2 मिलते हैं, हावड़ा मिर्जापुर 1 ओनली, रतनपुर व मिर्जापुर 1, और ये आइडेंटिकल है सासाराम की तरह।
फिर कांधार के अंदर एक चट्टान पे बायलिंगुअल मिलता है, 1958 में खोजा गया था। इसको भी कहा जाता है माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 4। 3 तो हमारी किताबों में आ गए, चूंकि 58 में आया, उसका वो है भी अफगानिस्तान में, तो उसकी रिसर्च जब होगी तब होगी। इसको चहल जीना एडिक्ट बोलते हैं, चहल जीना एडिक्ट। और यही इकलौता एक इंस्क्रिप्शन है जो 10वें वर्ष में, उसके राजपाट के 10वें वर्ष में 260 BC में लिखा गया था, ग्रीक और अरामाइक में। अरामाइक में लिखा गया लागमान अफगानिस्तान है, नॉर्मल इंजेक्शन है, मोरल इंजेक्शन कोड आता है, इंफॉर्मेशन है कि यहां से आप पामायरा जा सकते हो। कोट्स में बोल रहा हूं, व्हाट इज पामायरा, PALMYRA, पामायरा। मारो सर्च मारो। पामायरा जब आईसिस उछला था, और आईसिस का अगर फुल फॉर्म आपको पता नहीं हो तो पता कीजिएगा, ऐसे ही सिर्फ आईसिस नहीं बोला जाता। इस्लामिक स्टेट बन गया बाद में, वो पहले वो था इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेवांट। आईसिस का पूरा फुल फॉर्म था आईसिल, पहले आईसिसिल, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेवांट। तो लेवांट वाला क्षेत्र में जब ये आईसिस अपना ऑक्यूपेशन कर रहा था, उस पूरे क्षेत्र में, इराक वाले बेल्ट के अंदर, तो वहाँ पामायरा नाम का एक पुराना रूइंस है, उसको इन्होंने तबाह कर दिया। बेसिकली अगर आप इसकी स्टोरीज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसे बोलते हैं एंटिकिटीज मार्केट, यानी जो प्राचीन अवशेष होते हैं लोग उन्हें बड़ा पैसा देके खरीदते हैं। तो पामायरा को कहा आपने उड़ा दिया, लेकिन हो सकता है कि उसकी इंपॉर्टेंट वस्तुओं को निकाल के पहले गायब कर दिया। अब ये जो पामायरा को उड़ाया, ठीक है, तो आईसिस समझा कि हमने सांप उड़ा दिया, ठीक है, उन्होंने जो उड़ाया तो नीचे से तलघर में और दूसरी चीजें निकल आई जो और पुरानी थी। तो डिस्कवरी ऑफ एक्सीडेंटल है, एक लॉस तो हुआ पामायरा का। पामायरा वाज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसी तरह से बामियान के जो बुद्धास को तालिबान ने तोड़ा था, वो अब वहां पे उसमें भी यही हुआ, उसके अंदर केव्स मिल गई, वहां पर भी अंदर केव्स मिली है बाद में। तो डिस्कवरी बाहर खत्म हो गई, और इंपॉर्टेंट वहां तो पेंटिंग्स मिली है अंदर, तो उस तरह की जैसे अजंता एलोरा केव्स है वो वहां पे मिली है उसी तरह की, तो वो अलग इंपॉर्टेंस रखता है। अनफॉर्चुनेटली वही है कि इसके रिसर्च नहीं है कि वो क्या है। देन हमारे पास है अरामाइक में लिखा हुआ तक्षशिला का सिरकाप, पेशावर और पाकिस्तान। अरामाइक में लिखा है तक्षशिला सिरकाप का, पेशावर पाकिस्तान का। यहाँ पर एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है अवर लॉर्ड पियादासी 2 बार, और ये मार्बल पर लिखा हुआ है। तो वहाँ पेशावर में मार्बल क्या कर रहा है? मार्बल कहाँ बनता है? फ्रेश वाटर, लाइमस्टोन। मार्बल रॉक अगर वहाँ है तो फ्रेश वाटर की लेक थी, वो उसके अंदर सर्वाइवल था, वो ऊपर उठ गया, ये समझना। फिर एक है 12 बार केव इंस्क्रिप्शन, अशोका का ये एडिक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन भर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये भी पूछा जा सकता है कि जो खंबा होता है, खंबे के ऊपर एक कैपिटल होता है, उस कैपिटल के ऊपर फिगर कौन सा बना है, यानी ऊपर मूर्ति कौन सी बनी थी। खंबा तो आप समझ गए सिलेंड्रिकल होता है, थोड़ा सा कॉनकेव शेप का होता है, ऊपर टैपर होता जाता है, तो फिर कैपिटल लगता है। उसको कभी स्ट्रक्चर समझा दूंगा मैं। लौरिया, नंदनगढ़, चंपारण, बिहार, यहाँ के खंबे में 1 2 3 4 5 6 मिलते हैं, सारे 6 मिलते हैं एडिक्ट, और सिंगल लायन, सिंगल शेयर का है, और ये कंप्लीट पिलर है इन सिटू विद कैपिटल। पूरा खंबा है जिसमें उसका शेयर का ऊपर का कैपिटल भी बना हुआ है। लौरिया, अराराज, चंपारण, बिहार, इसमें भी 6 मिलते हैं। ये कंप्लीट पिलर है, यानी पिलर भी टूटा नहीं है। हो सकता है इसका जो कैपिटल था वो सिंगल लायन हो या सिंगल गरुड़ हो, ये नहीं मालूम है कौन सा था। देन दिल्ली का टोपड़ा, ये इसको फिरोजा कोटला का कहते हैं, टोपरा का, इसमें 7 हैं, 7 एडिक्ट हैं, और इसके ऊपर कैपिटल नहीं है, यानी ऊपर का मूर्ति नहीं है। और इसको फिरोज शाह तुगलक ने 1356 में टोपरा कला से मूव किया था, जो यमुनानगर हरियाणा का है। देन दिल्ली में मेरठ के पास दिल्ली रिच पे 6 एडिक्ट मिलते हैं, और यहाँ पर कैपिटल नहीं है। इन सीटू का मतलब होता है उसी स्थान पे नहीं है, और ये कंप्लीट है लेकिन लाने ले जाने में टूट गया था। इसे भी फिरोज शाह तुगलक में 1356 में मेरठ से बुलवाया था, तो लाने में ये।
इलाहाबाद के अंदर कौसाम्बी है इंस्क्रिप्शन, इसके अंदर समुद्रगुप्ता और जहांगीर का भी इंस्क्रिप्शन है। इसे प्रयागराज इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, प्रयागराज एडिक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्वींस एडिक्ट और शिज्म एडिक्ट है, ये इंपॉर्टेंट कहलाता है। क्वींस एडिक्ट और शिज्म एडिक्ट से लिए पूरा पिलर है, इसमें कैपिटल नहीं है, खंबा पूरा गड़ा हुआ है, कैपिटल नहीं है। बाद में जहांगीर ने इसको कहा जाता है मूव किया था कोसम, इसमें कोसम या क्वींस एडिक्ट या कौसाम्बी या शिज्म एडिक्ट है। और यहाँ पे संघ के मेंबर्स को वार्न किया जाता है कि अपने जो रैंक्स हैं, अपने जो डिवीजन है उसमें भेदभाव मत करो, उनको तोड़ो मत। और इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे समुद्रगुप्ता का और जहांगीर का भी, और ये आज इलाहाबाद के फोर्ट के अंदर है। इलाहाबाद का फोर्ट अकबर का बनाया हुआ है, उस फोर्ट के अंदर है। सांची के अंदर ब्रोकन मिलता, सॉरी रामपुर व चंपारण बिहार का है। दो खंबे गड़े हैं यहाँ, 2 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 एडिक्ट मिलते हैं। लायन कैपिटल है विद एडिक्ट, ब्रोकन है लेकिन बुल कैपिटल है विदाउट इंस्क्रिप्शन है। एक बुल कैपिटल है विदाउट इंस्क्रिप्शन, और ग्रीक डिजाइन का एबैकस है। यहाँ ग्रीक डिजाइन मिलती है, कौन लाके बनाया होगा ग्रीक्स, कि यहाँ से ट्रेनिंग पे भेजा था, सीख के आओ। देन सांची का है, सांची का टूटा हुआ है, ब्रोकन है। 4 लायन कैपिटल है। म्यूजियम में मेरी एक शॉर्ट देखना जिसके अंदर मैंने गुप्तन 4 लायन और अशोकन 4 लायन डिस्क्राइब किया है। दोनों वहां पर हैं कैपिटल सांची के म्यूजियम में, और अशोका का और गुप्तन पीरियड का। तो दोनों को मैंने उसमें शॉर्ट मिल गया या वीडियो बनाया उसका, उसको देखना तो आपको समझ में आएगा कि अंतर कितना भारी है। देन सांची वाला जो क्या है वो है पिलर, वो तो टूटा हुआ है और इसमें भी शिज्म एडिक्ट है, क्या आप भटकाव नहीं करोगे। सारनाथ वाराणसी के अंदर 4 लायन कैपिटल है, यानी 4 लायंस हैं, और यही हमारा नेशनल एम्बलम है, इंडियन स्टेट का जो एम्बलम है, जिसको त्रिमूर्ति भवन भी कहा जाता है, उस तरह का है ये। तो ब्रोकन पिलर है, शिज्म एडिक्ट है, पिलर इंस्क्रिप्शंस है इसके अंदर, और इसका कैपिटल म्यूजियम में रखा हुआ है। अमरावती पिलर फ्रेगमेंट है जिसके अंदर ब्राह्मी में 6 लाइन लिखी है, इसके समझ नहीं पाया जाता, ये फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट का मतलब है पिलर का हिस्सा है, और पूरा पिलर को मिला नहीं है, इस वजह से इसको पूरा पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अंदर लेकिन वर्ड मिलता है विजय, तो कौन सी विजय है वो नहीं मालूम। बाकी लाइंस जो है उन्हें रीड नहीं किया जा सका, और ये भी कहा जाता है कि क्या ये वास्तव में अशोका का पिलर, तो इस पे क्वेश्चन मार्क उठते हैं। वैशाली बिहार में मिलता है, सिंगल लायन कैपिटल है, कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, कंप्लीट पिलर है इन सिटू विद कैपिटल विदाउट एडिक्ट। कितने पैरामीटर्स हैं, सिर्फ खंबे के ऊपर पैरामीटर्स कितने बन जाते हैं, इनके पास कितने सारे, इसलिए इसका चार्ट फॉर्म जो नोट्स के अंदर दिया हुआ है ना, मैंने जो बना के दिया वो कंप्लीट है। देन अगला कहाँ तक आ गए आप, अमरावती, वैशाली हो गया। लुम्बिनी नेपाल, ये निगाली सागर या निगालीवा बोलते हैं, इसमें कैपिटल नहीं है, इसके अंदर एक एडिक्ट है, ब्रोकन है, टूटा हुआ है, 20वें साल का है अशोका के, लगभग 249 BC का है लुम्बिनी वन। और ये बर्थ प्लेस को कमेमोरेट करने गए थे कि गौतम बुद्धा का यहाँ जन्म हुआ है, और अशोका वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे उन्होंने उपासना करी थी, और इन्होंने यहाँ के लोगों को टैक्स कंसेशन दिया था, छूट दी थी टैक्स के अंदर, और इसको दैट इज़ बली इसमें टैक्स है, और उन्होंने कहा कि सिर्फ आपको 1/8 ऑफ भाग देना है, तो बलि तो देना नहीं है, भाग भर देना है। रुम्बिनदेई ये नेपाल के पास है, लुम्बिनी में, इसका कैपिटल मिसिंग है, हो सकता है कि यहाँ पर एक हॉर्स का कैपिटल रहा हो, ये टूटा हुआ है और उसके ऊपर उसको कैपिंग कर दी गई है। कमेमोरेशन पिलर है, वो भी 20 साल की कंप्लीट करने पे अशोका के बनाया गया था, और ये पिलग्रिमेज के बारे में है। देन इसके अलावा और भी मिलते हैं, जैसे कोलुहा है, कोलुहा के अंदर हमें सिंगल लायन मिलता है। संकिसा है, यहाँ एलिफेंट मिलता है ऊपर कैपिटल में। धौली में कार्व्ड एलिफेंट है, और कालसी में एनग्रेव्ड एलिफेंट है। 12 बार की जो गुफाएं हैं जिनको अशोका का बोला जाता है, ये गुफाएं बनाई थी आजीविका सेक्ट के लिए बिंबिसार ने, और अशोका ने डेडिकेशन किया था वहां पर। सन्नति इंस्क्रिप्शन है कर्नाटका का, जहां सारे 14 मेजर रॉक एडिक्ट और साथ ही साथ में कलिंग एडिक्ट भी मिलते हैं, 2 सेपरेट कलिंग एडिक्ट हैं, तो टोटल 16 हो जाते हैं। और अगर हम उसको भी जोड़ लें गांधार वाले को तो 17 हो जाते हैं, और हो सकता है आगे और डिस्कवर कर लें। गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन का है, जो बोलता है कि सुदर्शन लेक पुष्यगुप्ता ने बनाई थी, जो राष्ट्रीय था,
गवर्नर का उस समय का नाम होता था राष्ट्रीय, जहाँ तुमने ऊपर लिखा है ब्रैकेट में लिख लेना राष्ट्रीय, गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र, और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर था। फिर एक और आता है सौगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये, और एक और है महाराष्ट्र इंस्क्रिप्शन, नहीं सॉरी महास्थान इंस्क्रिप्शन। ये रिलीफ मेजर्स के बारे में बात करता है। जब अकाल पड़ा था मगध में तो इन्होंने क्या किया। अब और भी पिलर्स मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अशोका के हैं, बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। हमें खंबा जरूर मिल रहा है बट ये नहीं बता रहा कि ये अशोका का है। सो बौद्ध गया, कौसाम्बी, गोठीवारा, फतेहाबाद, भोपाल, सादागर्ली, कुशीनगर, आरा, मसरा, बस्ती, भीकन पहाड़ी, उदयगिरी, विदिशा। ये कहाँ है यार? उदयगिरी में खंबा कहाँ है? अगली बार ढूंढेंगे। संदलपुर होगा, हो सकता है संदलपुर, प्रहलादपुर संस्कृत कॉलेज वाराणसी के अंदर है ये। फिर बुलंदी, क्या लिखा है, बुलंदी बाग पाटलिपुत्रा, और लाल भैरू इन बनारस। इन जगहों के ऊपर हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता, खंबा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अशोका के हैं। साथ ही साथ में जो फाहियन और हुएनसांग आए थे इंडिया, इन लोगों ने और भी मेंशन किए, जैसे कुशीनगर, जेठवाना, श्रावस्ती, राजगिरा और महासाला, लेकिन इनके कोई पते नहीं है। कहाँ गए हमें नहीं पता। गन्ने का रस निकालने की चरखी बनाती होगी। विदिशा का इसलिए टूटा है कि एक मुगल गवर्नर को उन्होंने कहा इसकी अच्छी चरखी बनेगी, बड़ा चरखी बनेगी, तो तोड़वा रहा। बताओ। चलो, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ब्रीफ में मैं थोड़े से पॉइंट लेता जा रहा हूँ। मॉडर्न पीरियड के पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशियो कल्चरल, इसके अंदर थोड़ा सा अर्थ के बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या थी इन लोगों की, या उसका बेसिस क्या था? तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन राइट, यानी ईश्वरीय शक्ति की अवधारणा से राज करते थे कि ईश्वर ने हमको यहाँ पर राजा बना के पहुंचाया है, तो तुम भी मानो हम भी मानेंगे। सेंट्रलाइज पावर होता था, पहली बार पूरी इंडिया के अंदर ये दिख रहा था। हेरिडिटरी रूल था, लेकिन राजा को इलेक्ट किया जा सकता था। स्टेट सुप्रीम पावरफुल होता था, महिलाएं राजा बन सकती थी, प्रैक्टिस में नहीं था। कौटिल्यन स्टेट के अंदर उन्होंने क्या क्या बोला है, कौटिल्यन थ्योरी जो दी है, साम दाम दंड भेद, ये तो आप बड़े साम दाम दंड भेद लगा लो, साम दाम दंड भेद। सामा का मतलब होता है कंसीलिएशन, समझाइश देना, एक बड़े कॉमन सेंस से बोल रहा हूँ। दाम का मतलब है गिफ्ट देना, खरीद लेना। दंड एग्रेसिव एक्शन, और भेद डिसेंशन अमंग एनिमी स्टेट्स। तो अगर किसी वीनस या मार्स को अपनों को तोड़ना हो उनकी, तो या तो उन्हें खरीद लो दाम, या समझा दो साम, या हाँ 2-4-5 मिसाइलें लोड करो, और या उन लोगों में आपस में, यस, सब स्टेट यही करते हैं। अंग्रेजों ने भेद की नीति का पालन इंडिया में करा था, जो हम आज भी देख रहे हैं। राजा ऑथोरिटेटिव रहता था और उसकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। वो हेड ऑफ द स्टेट था, राष्ट्रपति महोदय, आर्टिकल 52। मिलिट्री का भी हेड था, 53 का 2। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी का भी हेड था। मेजर डिप्लोमेसी और कॉन्क्वेस्ट उसी के हाथ में थी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन उसी के हाथ में था। जनता की रक्षा करना और उनका वेलफेयर करना, डीपीएसपी लागू हो गए। और एक बड़े महल में रहता था। मेगास्थनीज ने इसकी तारीफ करी है, अवशेष नहीं मिलते। तो बहुत लंबा समय हो चुका, और वो एरिया तो वॉर का एरिया था, और इसको जनता टैक्स देती थी, जो ये सर्विसेज देता था। इसकी लेडी बॉडीगार्ड्स होते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था जो इसको एडवाइस करता था। एडवाइजरी कमिटीज होती थी, और अर्थशास्त्र में लिखा है सॉवरेंटी इज पॉसिबल ओनली विद असिस्टेंस, यानी आपको अगर संप्रभुता चाहिए तो आपको असिस्टेंस चाहिए। तो राजा अगर संप्रभु बन रहा है तो उसको लोगों की मदद चाहिए। और इफेक्टिव रोल होता था किंगडम के अंदर। कौटिल्य ने बोला है इम्पोर्टेंस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अमंग द टू, ये राजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंसिल है। किंग वॉज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस, हमारे राष्ट्रपति इज बाउंड बाय द एडवाइस। आर्टिकल 74 के अंदर आ जाता है हु शैल एक्ट, तो डिस्क्रिशनरी पावर बहुत कम हो जाती है। यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्कशन करने के लिए होती थी। जनरली 3 से 12 मेंबर्स होते थे।
हर एक के हाथ में एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट होता था। कई बार में एक ही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता था या चीफ मिनिस्टर कह लें आप उसको, मेरिट के ऊपर होते थे। काउंसिल जितनी भी थी, जो राजा होता था वो काउंसिल के एक तरह से अंडर में होता था। 12, 16, 20 मेंबर हो सकते थे, इलेक्टेड होते थे और ज़्यादा नंबर के भी हो सकते कौटिल्य के हिसाब से। डिफेंस बहुत तगड़ा था, पावरफुल था, स्टैंडिंग आर्मी थी। 6 इनके अलग अलग विंग्स होते थे, जिसमें नेवी, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरेट्स, एलिफेंट्स। ट्रैफिक को मेंटेन किया जाता था। 6 डेडिकेटेड कमेटी होती थी, 30 मेंबर्स की होती थी। प्लिनी ने बोला है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके पास 6 लाख की इन्फेंट्री कि 60,000 की 60,000 इन्फेंट्री, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी। प्लूटार्क लिखते हैं 8,000 रथ। और इसी की वजह से सेलिकस हार कलिंगा में जीत हुई थी। यानी सेलिकस भी इसलिए हारा था और कलिंगा भी इसलिए। हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया अपने वाले को बताने के लिए। बोले हारा क्यों हारा तुम सेलिकस निकेटर? तो बोले इसलिए हारा क्योंकि वो हारने वालों में से नहीं था। सेलिकस निकेटर वाज द मोस्ट एबल जनरल। फिर जुडिशियल इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था। सेवरल पीनल कोड हुआ करते थे जो कौटिल्य और मेगास्थनीज ने बताए हैं। फाइन्स होता था, दंड लगाया जाता था ऑर्डिनरी ऑफेंसेस के लिए। पेनल्टी ऑफ डेथ मिलता था अगर गड़ा मतलब ज़्यादा खतरनाक कुछ कार्य कराए या हाथ पांव काट देना बड़ा नॉर्मल था। 2 तरह के कोर्ट होते थे, सेंट्रल कोर्ट जिसमें एक राजा चीफ जस्टिस होता था, लोकल कोर्ट्स होती थी, वो भी 3 तरीके की होती थी। एक कोर्ट होती थी जो जनता की द्वारा चलती थी, एक कोर्ट होती थी जो बिजनेस गिल्ड्स की होती थी, जो आपस में ट्रिब्यूनल बोल लो है ना, आजकल भी होता है ट्रिब्यूनल सिस्टम। और तीसरा होता था विलेज असेंबली का। इसके अलावा 2 और तरह की कोर्ट होती थी। सिविल इसे बोलते थे धर्मस्थीय, इसका जो जज होता था उसे भी धर्मस्थीय बोलते थे। और क्रिमिनल कोर्ट होती थी कंटक शोधना, कंटक गला काटना नाम है उसका। और कंटक शोधना जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करता था, क्रिमिनल था। और डेथ पेनाल्टी 3 दिन के अंदर दे दी जाती थी। कोई ऐसा नहीं कि मर्सी प्ली लगेगी, अशोका के पास जाएंगे मर्सी प्ली लेके तो वो लेके बैठा रहेगा। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्राइमरी सोर्स लैंड रेवेन्यू होता था। रॉयल शेयर जो मिलता था, जो आप उपज पैदा कर रहे थे उसको भाग बोलते थे। जनरली 1/6 होता था, लेकिन 1/4 से 1/8 तक वैरी करता है। अशोका ने लुम्बिनी वाले में इसको 1/8 कर दिया था, ये एडिक्ट बोलता है। और ये इंडिविजुअल कल्टीवेटर पर लगाया जाता था, न कि गांव के ऊपर। और ये देखा जाता था कि तुम्हारी जमीन किस प्रकार की है। इसको कलेक्ट करने वाले जो ऑफिसर्स होते थे वो संहर्ता या सन्निधाता के नाम से आते थे, अभी देखेंगे हम आगे। अर्थशास्त्र बोलती है कि स्टेट शुड नॉट पे और डोनेट एनीथिंग। अर्थशास्त्र बोलती है स्टेट शुड नॉट पे और डोनेट एनीथिंग, जिसमें जंगल भी हो गया, जमीन भी हो गया, आप कुछ भी नहीं दे सकते। और जहां से एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट के लिए, इवन टू द ब्राह्मण्स। खुद ब्राह्मण है वो चाणक्य, बोले ब्राह्मणों को भी गाँव मत दो। बोले जहाँ से राज्य की इनकम हो रही है, तो उसने ये बताया है कि आपकी जीडीपी या रेवेन्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। ओके, अगला पार्ट पे आ जाए हम। अब जो अलग अलग तरह के टैक्स हैं, ये आपको एक साथ कई जगहों पे नहीं मिलेंगे, तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे नोट कर लें। बलि धार्मिक टैक्स था, धर्मानुसार होता था। भाग, इसे शाद भागा भी बोलते हैं, षड भागा भी बोलते हैं। 1/6 दैट इज जितना भी आपने उपज पैदा किया उसका 1/6। फिर एक है पिंडकारा, ये विलेजर्स दे देते थे, इन काइंड देते थे, पैसे के बदले में नहीं देते थे। गेहूं दे दिया, धान दे दिया। देन प्रतिकारा, ये भी एक तरह का टैक्स था जो इन काइंड दिया जाता था। हरण्या, हरण्या लैंड रेवेन्यू इरिगेशन के लिए था, 1/3 से 1/5। प्रक्रिया, ये रॉयल्टी होती थी। परिघा, मोनोपोली टैक्स होता था, फॉरेस्ट का, माइंस का, सॉल्ट्स का, आर्म्स का। यानी जिस पे भी मोनोपोली सरकार की होती है वो अगर है तो उस पर परिघा लगता था। देन मानवयाजी, ट्रांजैक्शन ऑफ टैक्स ऑफ क्राउन गुड्स, यानी सरकारी यानी राजा का जो गुड्स है उसका ट्रांजैक्शन टैक्स होता था। लाइसेंस टैक्स लगता था जो बोर्ड लेता था। बेसिकली आप शहर पे आए हो तो बोर्ड रहता था इनका, कमिटीज बनी रहती थी, म्यूनसिपालिटी थी इनकी। मर्चेंट के ऊपर लगता था 1/10, 1/10% ले लीजिए। वियाजी, ये भी ट्रांजैक्शन टैक्स था, आज का आप सेल्स टैक्स समझ लीजिए उसको। कर,
कर जो था वो कैश में लिया जाता था और फूल और फलों पे लिया जाता था। 1/5 से 1/25, 1/25 कितना हो गया? 4%। 1/25 इज 4%, 1/5 हो गया 20%, यानी 4% से 20% तक का टैक्सेशन था। देन द्वारा बाहिरी क्या है? बाहिरी का देया, यानी द्वार बाहिरी का देया, यानी बाहर निकलना है, द्वार से बाहर जाना है ना, तो ऑक्ट्रॉय या एक्साइज बोल लो उसको, एंट्री टैक्स है वो, इंपोर्ट ड्यूटी समझ लो। फिर एक होता था निष्क्रम्य, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी था। पहला ऑक्ट्रॉय यानी इंपोर्ट ड्यूटी समझ लो, द्वारा बाहिरी का देया और निष्क्रम्य। फिर एक होता था प्रवेश्या, ये है इंपोर्ट ड्यूटी, स्पेशली बाहर से आया। शुल्क था कस्टम्स ड्यूटी, विष्टि था लेबर टैक्स, वर्तनी रोड सेस, सड़क पे चलने का सेस था। शुल्क हो गया, विष्टि हो गया, वर्तनी हो गया। सेना भटकम, जब आर्मी निकलती थी किसी गांव से तो सेना के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता था, उसे बोलते थे सेना भटकम। गुल्मा मिलिट्री स्टेशन के ऊपर टैक्स लिया जाता था। आयुधिया सोल्जर्स के लिए लिया जाता था पैसा। देन पार्श्वम, ये सरचार्जेस कहलाते थे। वैधाराना, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज होती थी और दूसरे और भी टैक्स मिलते हैं। फॉरेस्ट, फिश, माइंस, दारू के ऊपर भी टैक्स था। तो ये सारे टैक्सेस थे एटसेट्रा में, इतने तो बता दिए हमने। करेंसी इस समय चलने लग गई थी, इस समय ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत तगड़ा फैल गया था। सिल्वर और कॉपर के पंच्ड मार्क कॉइन्स आते थे, जिन्हें पणा बोलते थे या घरण बोलते थे। घरण और पना, सिल्वर कॉइन होता था। निष्का गोल्ड था। निष्का वॉज अ मेजर जो बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा था। फिर यहाँ पे शर्पना दैट इज कॉपर कॉइन चालू हो गया था, पहले भी था शर्पना। स्टेट एक्सपेंसेस जो होते थे उसके अंदर घर का पूरा खर्चा राजा का, सारी आर्मी, सारी सैलरीज, पब्लिक वर्क्स, इन सबको कैश दिया जाता था। और टॉप टू बॉटम के अंदर अंतर आप ये समझ लीजिए कि जो टॉप है उसको 100 रुपया दे रहे हैं तो बॉटम वाले बंदे को 1 रुपया मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो पैसा मिलता था वो राजमाता को मिलता था, दैट इज चीफ क्वीन। फिर युवराज को मिलता था, चीफ प्रीस्ट को मिलता था, महामंत्री को, कमांडर इन चीफ को 48,000 पणा एनुअली, सालाना 48,000 उस समय। वाह। और सबसे कम मिलता था 60 पना एनुअली, यानी 5 पना महीने का, और फैमिली पेंशन भी देते थे। अब अगला था इसका जो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके अंदर सामाजिक व्यवस्था में स्लेव्स नई ज़मीनों में भेजे जाते थे, उनको कल्टीवेट कराते थे। और कलिंगा से युद्ध के बाद 1.5 लाख गुलामों को लेकर आए थे जंगल काटने के लिए और नई ज़मीन बनाने के लिए। और पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज एनकरेज्ड, एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा था, लोगों की ज़रूरत थी तो इट वॉज एनकरेज्ड। और साथ ही साथ में ट्रेड को भी बढ़ाया गया और संन्यास को बैन कर दिया था कि जब तक तुम बच्चे पैदा कर सकते हो तब तक तुम संन्यास नहीं ले सकते। और अगर किसी ने ले लिया तो उसे सज़ा मिलती थी, और ख़ासतौर पे ऐसे समय पे ले लिया जब उसकी पत्नी या उसके डिपेंडेंट का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है तो सज़ा दी जाती थी। और कोई भी नया गांव अगर बनता था तो वहाँ सन्यासी एंटर नहीं कर सकता था, कोई म्यूजिशियन एंटर नहीं कर सकता था, कोई डांसर उस गांव में नहीं जा सकता था, कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था जो नया गांव बनाते थे। क्योंकि मस्ती में लग जाओगे तुम, काम नहीं करोगे, है ना। इसीलिए तुम लोगों से बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट चैनल जो मोबाइल से मिलता है उसको उठा के हटा दो। हॉस्पिटल्स बनाए थे इन्होंने आदमियों के लिए, मतलब इंसानों के लिए और जानवरों के लिए। एक सेंसस डिपार्टमेंट था जो बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखता था। रोड्स, इरिगेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था। मेगास्थनीज बोलता है कि 32 फीट चौड़ी सड़कें थी, 1840 किलोमीटर लॉन्ग सड़क हुआ करती थी नॉर्थ वेस्ट तक्षशिला से पाटलिपुत्रा तक, जिसे जीटी बोला जाता है। अपने यहाँ तो अब जीटी नहीं बुलाते, लेकिन पाकिस्तान में आज भी उसको जीटी बोलते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड, तो वो बांग्लादेश से चालू होती थी और कहाँ पहुँचती थी? पेशावर, या इसको कह लो आप ईस्ट वेस्ट वाला कनेक्शन था ये। ओके, पाटलिपुत्रा और उसके पूर्व में जाती थी, इसको उत्तर पथ कहते थे। अब इसको कनेक्शन कहाँ करना है? जो पुरानी वाली रोड्स तुमने अभी पढ़ी हैं महाजनपद मगध पीरियड की, उसके अंदर इनको कनेक्शन देकर रखना है। दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे, माइलस्टोन लगाए गए थे, डायरेक्शन पोस्ट होती थी, पूरी तरह से सुरक्षित होती थी और प्रॉपरली मेंटेन थी।
एक पाटलिपुत्रा से पश्चिमी कोस्ट तक जाती थी जो काशी और उज्जैन से होकर जाती थी, जिसे दक्षिण पथ बोलते थे। एक थी पाटलिपुत्रा से ताम्रलिप्ति जाने वाली दक्षिण में, एक थी श्रावस्ती से पैठन प्रतिष्ठान गोदावरी तक जाने वाली, ये भी सारी लिखा दी है मैंने तुमको पहले भी, और हो सकता है यही वाला रास्ता मैसूर जाता हो। दूसरा था राजगृह से श्रावस्ती, एक था चंपा से बनारस, यमुना के किनारे किनारे कौसाम्बी तक। कैनाल्स खुदवाई थी इसने। एक गवर्नर ने एक डैम बनवाया था गिरनार में। इनके पास पुराने जो पोर्ट्स हुआ करते थे उनको सुधारा था। इनलैंड पोर्ट होते थे, रिवराइन पोर्ट होते थे। पाटलिपुत्रा में पोर्ट था, चंपा भागलपुर में था, कौसाम्बी यमुना पे था, श्रावस्ती बलरामपुर, राप्ती मौर्यन भरुकच्छा, यानी ये मौर्यों ने जो नया बनाया वो था भरुच और पुहार का। पुहार चोलास का था, पुराना पुहार चोलास का था। सोपरा वेस्ट में और ताम्रलिप्ति ईस्ट में इस समय सबसे महत्वपूर्ण बन गए। सोपारा वेस्ट में और ताम्रलिप्ति ईस्ट में। सीरिया से, इजिप्ट से, ग्रीस से, ये पश्चिम के देश थे जिनसे संबंध बहुत अच्छे थे। चाइना और साउथ ईस्ट से संबंध बहुत अच्छे थे। ये लोग क्या बेचते थे बाहर? स्पाइसेस, पर्ल्स, डायमंड, सैंडलवुड, आइवरी, स्पाइसेस मसाले, मोती, हीरे, संदल, चंदन, आइवरी हाथी दांत, कॉटन, कपास, कपास नहीं अरे सूती कपड़ा, सूती, सिल्क यार्न, सिल्क, रेशम, मसलिन, मलमल, और इंपोर्ट क्या करते थे? लिनन, सिल्वर, गोल्ड, ड्राई फ्रूट, चांदी, सोना और ड्राई फ्रूट मंगाते थे। ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ नाम हमें मिलते हैं इनके, सेंट्रलाइज्ड ऑफिसर्स होते थे। एक प्रोफेसर है नीलकंठ शास्त्री, इन्होंने लिखा है कि मौर्यन ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी थी और अपने आप में एक पूरी तरह से सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के अंदर डेडिकेटेड थी देश के लिए। अर्थशास्त्र टॉप 18 ऑफिसर्स के नाम देता है। संहर्ता कलेक्टर ऑफ जनरल रेवेन्यू, यानी जनरल टैक्स जितना उसका कलेक्टर है। सन्निधाता ट्रेजरी का हेड है। पुरोहित चीफ प्रीस्ट है। सेनापति कमांडर ऑफ द आर्मी है। प्रतिहारा गेट कीपर है या प्रोटेक्टर ऑफ द किंग्स पैलेस, और मतलब बॉडीगार्ड है। अंतर वनिशिका लीडर ऑफ द हैरम गार्ड्स, जो अंदर महिलाओं की सुरक्षा करेंगे उनका लीडर है। न्यायाधीश चीफ जस्टिस और गवर्नर ऑफ द कैपिटल। दुर्गपाला गवर्नर ऑफ द फोर्ट। प्रशस्ता हेड ऑफ द पुलिस। अंतपाला गवर्नर ऑफ द फ्रंटियर, जहाँ युद्ध हो सकता है। फिर सेकंड लेवल के लोग थे जिन्हें तीर्था कहते थे, अमात्य कहते थे। उनके नीचे एक और कैडर हुआ करता था जिसे युक्ता या उपयुक्त कहते थे। आज आयुक्त, उपायुक्त सुना है नाम, ये वही वाले। साथ ही साथ में रियादेष्टा, कर्मांतिक, दंडपाला, ये भी नाम आते हैं। एडिक्ट के अंदर कुछ नाम और मिलते हैं जैसे राजुक, महामत्ता, युक्तक प्रादेशिक, और धर्म महापात्र, ये वाला काम हुआ करता था जिसके अंदर अलग अलग तरह से ये लोग गवर्न करते थे। स्पाई सिस्टम जो होता था वो मत्य सुपा के अंदर होता था। इसमें पुरुष महिला दोनों स्पाइज होती थी। एम्पायर को दो हिस्सों की प्रोविंसेस में बांटा गया था। एक जो डायरेक्टली राज करते थे मौर्य, दूसरा जो सबऑर्डिनेट राजा थे। 5 प्रांत में बांटा था इनका हिस्सा। अशोका के पास 4 कंफर्म्ड प्रोविंसेस थी। उत्तर पथा जिसकी कैपिटल तक्षशिला थी। अवंती यानी जिसकी कैपिटल उज्जैनी थी। कलिंगा जिसकी कैपिटल तोसाली थी। दक्षिण पथा जिसकी कैपिटल सुवर्णगिरी थी। प्राच्य पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल ऑफ एम्पायर थी, और हर एक में एक एक गवर्नर होता था और जनरली वहां पर प्रिंस को भेजा जाता था, यानी कुमार महामात्रास। और दूसरे जो गवर्नर होते थे उनको सिर्फ महामात्रास बोलते थे, एक्सेप्ट प्राच्य वाला एरिया जो था वो राजा स्वयं राज करता था। प्रोविंशियल डिवीजन जो होते थे उसमें सबसे बड़ा प्रांत होता था। प्रांत के अंदर मंडल होते थे। मंडल में जिला, डिस्ट्रिक्ट जो होता था। उसके बाद फिर गांव। महामात्रा को भी एडवाइस काउंसिल करती थी। दिव्य बदन नाम की जो टेक्स्ट है वो बोलती थी कि एम्परर जो है वो उसके प्रोविंसेस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डायरेक्ट टच में रहता था कि मेरा महामात्रा, मेरा गवर्नर क्या कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताएंगे। काउंसिल के अंदर यूता टैक्स कलेक्टर था, राजू का रेवेन्यू कलेक्टर था, और स्थानिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते थे, इन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह लीजिए आप। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में बोला है कि 15 किलोमीटर लंबा है और 2.8 किलोमीटर चौड़ा है।
अब बट नेचुरली उस टाइम किलोमीटर तो था नहीं, इसको कन्वर्जन करके बताया गया। 64 गेट है, 570 टावर है, एक लकड़ी की दीवार है, उसके आसपास 18 मीटर लंबा गहरा गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता था, डिच। और सिटी के अंदर टेम्पल्स हैं, रोड्स हैं, फुटपाथ हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गार्डन्स हैं और एंटरटेनमेंट के सेंटर्स हैं। 30 मेंबर कमीशन होती थी जो एडमिनिस्टर करती थी, जिसमें 6 बोर्ड थे, हर एक के अंदर 5-5 मेंबर होते थे। इंडस्ट्री और आर्ट का एक बोर्ड था, ट्रेड और कॉमर्स का एक बोर्ड था, मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स का एक था, फॉरेनर्स का एक बोर्ड था, बर्थ और डेथ का डिपार्टमेंट था, और टैक्स कलेक्शन जो भी वहाँ होता था 1/10 होता था, 10%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मौर्यन सोसाइटी सिंपल वैसी की वैसी है, इसमें क्या चीज़ चेंज हो जाएगी। संस्कृत, पाली, प्राकृत मेन लैंग्वेजेस हैं। रेसेस में पर्शियन और ग्रीक्स जुड़ जाएंगे, पुरानी वैसी की वैसी चलेगी। रिलीजन में बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज हो जाएगा। कास्ट के अंदर जो नए नाम मिलना चालू होते हैं, जिसमें कायस्थ, यहाँ पे नहीं लिखा, कायस्थ का नाम आना चालू हो जाता है, आपको लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। वर्ण संकर, अर्थशास्त्र बोलता है क्रॉस ब्रेड, उनके नाम दिए हैं उनने, अंबास्ता, पाराशाबा, सूता, वेदेहका, रथकारा, चांडाल, ये सब शूद्रों में आते थे। चांडाल शहर के बाहर रहते थे और शहर को साफ करने का काम करते थे। कंपोजिशन में बोलते हैं कि शूद्रास आर्यंस हैं लेकिन मलेच्छास से अलग है। मलेच्छ कौन है? ग्रीक और पर्शियंस। आर्य शूद्रा कैन नॉट बी एनस्लेव्ड। नई कास्ट इसमें मिलना चालू होती है, टेलर्स, वॉशरमैन, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। मेगास्थनीज ने 7 हिस्सों में बांटा है इंडियन कास्ट को। फिलोसोफर्स, हस्बैंड्समैन, हर्ड्समैन, आर्टिजन्स, मिलिट्री मैन, ओवरसीयर्स या स्पाई, काउंसिलर और एसेसर्स, ये बेसिकली काम करने वाले लोग थे जो वहाँ ज़्यादा दिखते होंगे। और उसने ये कहा कि इंडिया में कोई स्लेवरी नहीं है, क्योंकि हकीकत में खुद अशोक बोल रहा है कि स्लेव्स के साथ बिहेव अच्छा करो। अगर एक महिला दास को एक पुरुष चाइल्ड हो जाता था उसके मास्टर से, तो उसको आज़ाद कर देते थे और उसका इनहेरिटेंस दिया जाता था बच्चे को। अर्थशास्त्र बोलते हैं स्लेव्स बाय बर्थ, या तो पैदाइशी आदमी गुलाम होगा, या उसने अपने आप को बेच दिया, या युद्ध के अंदर पकड़ा गया, या कानून ने सजा दी। और इसको मास्टर फ्री कर सकता था, या स्लेव अपना खुद का आज़ादी खरीद सकता था और उसके काम का इवेल्युएशन होता था, और मास्टर के पास स्लेव की प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं था। ये जस्टिस है, स्लेवरी भी है तो जस्टिस है। चेंज इन वर्ण अगर हम बात करें तो रिजिडिटी और बढ़ गई थी, स्लेव सिस्टम आ गया था, वर्ण आश्रम परफेक्ट हो चुका था, सब लोग वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करते थे। शूद्रास के प्रति अभी भी लिबरल हैं। सो दैट इज इट। ठीक है, बाकी तो क्या ये बताऊं क्या इसके अंदर, ये तो हमने उसमें देखा ही था ना, खेल कूद वैसा हो रहा है। अर्थशास्त्र किताब, कल्पसूत्र, हाँ ये किताबों का ऊपर देख लो, यहाँ कुछ किताबें आती हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं। फॉर एग्जांपल पुराने समय में अगर हम मगध की बात करते हैं तो नागार्जुना, पाणिनि, चाणक्य, प्रसन्नजीत, जीवक, ये सब बड़े स्कॉलर्स हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला है। देन अर्थशास्त्र के अंदर अगर हम बात करें तो कौटिल्य, अर्थशास्त्र उसी की है। कल्पसूत्र है भद्रबाहु का। पाणिनि की ग्रामर है। कात्यायना की राइटिंग्स हैं संस्कृत में। सुबंधु का ड्रामा है। वासवदत्ता नाट्यधारा। फिर कथा वस्तु है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। संगम पीरियड इसी टाइम पर संगम नोट्स में आएगा। मोनोगेमी जनरली प्रिवेलेंट थी, पॉलीगेमी जो है रिच और रूलिंग क्लास में थी। देन महिला के अंदर स्टेटस और कम हो गया था। मर्डर ऑफ अ वुमन कंसिडर्ड एज इक्वल टू मर्डर ऑफ ब्राह्मण, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी सेम। रीमैरिज, डिवोर्स और लेवीरेट को डिस्करेज किया जाने लगा। सती की जो प्रैक्टिस इस समय थी वो नॉर्थ वेस्ट में थी, नॉट इन होल ऑफ इंडिया, ऐसा कहीं मिलता है लिखा हुआ। प्रॉस्टिट्यूशन हुआ करता था। रॉयल हाउस होल्ड के अंदर जो राजा की सेवा करती थी उसके अंदर गाना वगैरह गाती थी, उन्हें गणिका या सयाजीवा बोला जाता था।
और प्रॉस्टिट्यूट भी अपनी आज़ादी को ख़रीद सकती थी जैसे स्लेव ख़रीद सकते थे। बुद्धिस्ट और जैन वीमेन की कंडीशन ज़्यादा बेहतर थी क्योंकि वो नन बन सकती थी। ये मैंने वो कौन से राजा के बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा था, तो वो अटैक करने गया और उसकी रानी ने जैनिज्म को अपना लिया था, याद होगा। कंसेप्ट हो गया क्लियर यहाँ तक? सो दैट इज़ द जनरल मौर्यन पीरियड। कितनी देर लगी है? 1 घंटा 27 मिनट, बताओ। सो दैट इज़ योर द फर्स्ट पार्ट। कौन सा वाला है ना? एक हो गया आपका जनरल मौर्यों का। अब अगला जो कंसेप्ट उठता है इसी के अंदर हमको बात करना रहती है कि मौर्यों और मौर्यन टाइम पीरियड में मध्य प्रदेश के एविडेंसेस कौन कौन से मिलते हैं। सो अभी कंटिन्यू कर लूँ इसको। नहीं, आपने क्या बोला? तुमने कल का, आप भी बता दो एक बार। सो कल इसको कंटिन्यू करेंगे। मौर्यन समाज मध्य प्रदेश में, ये जो पहले मैंने पढ़ाया हुआ उसका लेक्चर आप लोगों को अभी मिलने ही वाला है। ये उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के होगा क्योंकि यहाँ पर अशोक का जो राज था उज्जैनी में एज ए गवर्नर, वहाँ पे भी हम फोकस करेंगे। अशोक के बाद में कुणाल, संप्रति, इन सब का राज रहा अशोक के बाद, उस पर हम बात करेंगे। और फिर यहीं पर शुंगा हत्या करेंगे भद्रथ की। तो शुंगाओं का राजपाट यहाँ पे बनना चालू होगा। तो विदिशा का राइज कैसे होगा इसको हम कल देखते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछिए। आप जितने सवाल पूछेंगे आपका काम आसान होगा। अदरवाइज लाइव सेशन किसी वो नहीं रहता, लाइव सेशन का कोई वो नहीं रहता। मैथ तो ऐसा है कि अपन ने बस लेक्चर सुन